नमस्कार दोस्तों, अब हम उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण पाठ का दूसरा भाग पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण में कितने वर्णक भाग लेते हैं, प्रकाश अभिक्रिया क्या है और इलेक्ट्रॉन परिवहन। प्रकाश संश्लेषण में कितने वर्णक भाग लेते हैं। जब आप किसी पौधे को देख रहे होते हैं तो क्या आप कभी आश्चर्य हुआ है कि उसी पौधे में पत्तियों के हरे रंग में सूक्ष्म अंतर क्यों और कैसे है। हम इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए किसी भी हरे पादप के पर्णवर्णकों को पेपर अवशोषण क्रोमैटोग्राफी, जिसे हम कागज वर्णलेखिकी द्वारा अलग कर सकते हैं। क्रोमैटोग्राफी से पता लगता है कि पत्तियों में स्थित वर्णक के कारण जो हरापन दिखाई देता है वह किसी एक वर्णक के कारण नहीं बल्कि 4 वर्णकों के कारण होता है, और ये 4 वर्णक निम्नलिखित है। क्लोरोफिल ए जो कि चमकीला अथवा नीला हरा होता है, क्लोरोफिल बी जो पीला हरा होता है, ज़ैंथोफिल जो पीला होता है और कैरोटीनॉइड जो पीला से नारंगी पीला होता है। आइए अब देखें कि प्रकाश संश्लेषण में विभिन्न वर्णकों की क्या भूमिका है। वर्णक वे पदार्थ है जिनमें प्रकाश के विशिष्ट तरंग दैर्ध्यों को अवशोषित करने की क्षमता होती है। आइए अब क्लोरोफिल ए वर्णक को ग्राफ अध्यारोपित दृश्य का ग्राफ में विभिन्न तरंग दैर्घ्यता में प्रकाश अवशोषण का अध्ययन करें। आप स्पष्टतः प्रकाश की दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्घ्यता एवं विबग्योर से परिचित है और इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार का दिखता है। अब आप इस चित्र को देखिए जिसमें उन तरंग दैर्ध्यों को दिखाया गया है जहां पर पादप में अधिकतम प्रकाश संश्लेषण होता है। क्या आप देख रहे हैं कि तरंग दैर्घ्य क्लोरोफिल ए अर्थात नीला तथा लाल क्षेत्र में अवशोषण करता है। उस क्षेत्र में प्रकाश संश्लेषण की दर भी अधिकतम है। ये ग्राफ एक साथ यह बता रहा है कि अधिकतम प्रकाश संश्लेषण स्पेक्ट्रम के नीले एवं लाल क्षेत्र में संपन्न होती है और कुछ प्रकाश संश्लेषण स्पेक्ट्रम की अन्य तरंग दैर्ध्यों पर भी संपन्न होती है। यद्यपि क्लोरोफिल ए प्रकाश को अवशोषित करने का मुख्य वर्णक है, फिर भी अन्य थैलेकॉइड में वर्णक जैसे क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल तथा कैरोटीन, जिन्हें सहायक वर्णक कहते हैं, वे प्रकाश को अवशोषित करते हैं तथा अवशोषित ऊर्जा को क्लोरोफिल ए में स्थानांतरित कर देते हैं। वास्तव में यह वर्णक न केवल प्रकाश संश्लेषण को प्रेरित करने वाली उपयोगी तरंग दैर्घ्य के क्षेत्र को बढ़ाती है, बल्कि यह क्लोरोफिल ए को फोटो ऑक्सीडेशन से भी बचाते हैं। प्रकाश अभिक्रिया क्या है? प्रकाश अभिक्रिया अथवा प्रकाश रसायन चरण में प्रकाश अवशोषण, जल विघटन, ऑक्सीजन निष्कर्ष तथा उच्च ऊर्जा रसायन माध्यमिकों जैसे ATP तथा NADPH का निर्माण शामिल है। इस प्रक्रिया में अनेक कॉम्प्लेक्स सम्मिलित होते हैं। यहाँ वर्णक 2 सुस्पष्ट प्रकाश रसायन लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स LHC, जिन्हें फोटोसिस्टम 1 तथा फोटोसिस्टम 2 कहते हैं, इसमें गठित होते हैं। LHC प्रोटीन से आबद्ध हजारों वर्णक अणुओं से बने होते हैं। प्रत्येक फोटोसिस्टम में सभी वर्णक होते हैं सिवाय क्लोरोफिल ए के अणु के तथा LHC का निर्माण करते हैं, जिन्हें एंटेनी कहते हैं। ये वर्णक विभिन्न तरंग दैर्ध्यों के प्रकाश को अवशोषित कर प्रकाश संश्लेषण को अधिक दक्ष बनाते हैं। क्लोरोफिल ए का एक अकेला अणु अभिक्रिया केंद्र बनाना है। दोनों फोटोसिस्टम में प्रतिक्रिया केंद्र पृथक होते हैं। PS1 में अभिक्रिया केंद्र क्लोरोफिल ए का अवशोषण शीर्ष 700 नैनोमीटर पर होता है। इसे P700 यानी P700 कहते हैं। PS2 में अवशोषण शीर्ष 660 नैनोमीटर पर होता है, अतः इसे P660 कहते हैं। इलेक्ट्रॉन परिवहन फोटोसिस्टम 2 में अभिक्रिया केंद्र में मौजूद क्लोरोफिल ए 680 नैनोमीटर वाले लाल प्रकाश को अवशोषित करता है, जिससे इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर परमाणु नाभिक से दूर चला जाता है। इसे इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन ग्राही ले लेता है और इन्हें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम
जिसमें साइटोक्रोम होता है उसमें पहुंचा दिया जाता है। इलेक्ट्रॉन का यह गतिविधि अधोगामी है, जो अपचयोपचय विभव मापन यानी रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल के रूप में है। जब इलेक्ट्रॉन्स परिवहन श्रृंखला से इलेक्ट्रॉन्स से गुजरते हैं तब उनका उपयोग नहीं होता, बल्कि उन्हें फोटोसिस्टम 1 के वर्णकों को दे दिया जाता है। इसके साथ ही साथ PS1 का अभिक्रिय केंद्र एक इलेक्ट्रॉन भी लाल प्रकाश की 700 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य को अवशोषित कर उत्तेजित होता है और यह अन्य ग्राही अणु में जिसका अपचयोपचय यानी रिडॉक्स विभव प्रकाश अधिक हो उसमें स्थानांतरित होता है। ये इलेक्ट्रॉन्स पुनः अधोगामी करते हैं, परंतु इस बार वे ऊर्जा से प्रचुर इलेक्ट्रॉन NADP+ अणु की ओर जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स परिवहन NADP+ को अपचयित कर NADPH+ और H+ बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण की सारी योजना PS2 से शुरू होकर शिखरों पर परिग्राही की ओर इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला से होते हुए PS1 तक LHC इलेक्ट्रॉन की उत्तेजना अन्य ग्राही में स्थानांतरण और अंततः में अधोगामी होकर NADP+ को अपचयित कर LHC NADPH+ और H+ के बनने तक होती है। यह सारी योजना Z के आकार की होती है, इसलिए इसे Z स्कीम कहते हैं। ये आकृति तब बनती है जब वाहक क्रमानुसार एक अपचयोपचय विभव माप पर हो। जल का विघटन। वे इलेक्ट्रॉन जो फोटोसिस्टम 2 में निकलते हैं उनकी जगह निश्चित ही दूसरे को ले लेनी चाहिए। जल का विघटन संबंध PS2 से है। जल H+ नेसेंट ऑक्सीजन तथा इलेक्ट्रॉन में विघटित होता है। इससे ऑक्सीजन उत्पन्न होता है जो प्रकाश संश्लेषण का एक शुद्ध उत्पाद है। फोटोसिस्टम 1 से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम 2 से उपलब्ध कराए जाते हैं। हमें यह अच्छी प्रकार जान लेना चाहिए कि जल विघटन PS2 से संबंधित है जो थैलाकोइड की झिल्ली के भीतरी ओर होता है। चक्रीय व अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन। जीवों में ऑक्सीकरणीय पदार्थों से ऊर्जा निकलने तथा उस बंध ऊर्जा के रूप से संचयन करने की क्षमता होती है। विशेष पदार्थ जैसे ATP इस ऊर्जा को अपनी रासायनिक बंध में संयोजित रखते हैं। कोशिकाओं द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में ATP के संश्लेषण की प्रक्रिया को फॉस्फोरिलेशन कहते हैं। फोटोफॉस्फोरिलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति में ATP तथा अकार्बनिक फॉस्फेट से ATP का संश्लेषण होता है। जब दो फोटोसिस्टम क्रमिक कार्य करते हैं उसमें PS2 पहले और PS1 दूसरे क्रम में कार्य करते हैं तो इस प्रक्रिया को अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं। ये दोनों फोटोसिस्टम एक इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला से जुड़े होते हैं, जैसे कि पहले Z स्कीम में देख चुके हैं। जब केवल PS1 क्रियाशील होता है तब इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम में ही घूमता रहता है और फॉस्फोरिलेशन इलेक्ट्रॉन चक्रीय प्रवाह के कारण होता है। यह प्रवाह संभवतः स्ट्रोमा लैमेली में होता है। ग्रेना की झिल्ली अथवा लैमेला में PS1 एवं PS2 दोनों ही होते हैं, जबकि स्ट्रोमा लैमेली झिल्लियों में PS2 एवं NADP रिडक्टेज एंजाइम नहीं होते। उत्तेजित इलेक्ट्रॉन NADP+ में पारित नहीं होता, बल्कि वापस PS1 कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन प्रवाह श्रृंखला द्वारा चक्रित होता रहता है। अतः चक्रीय प्रवाह में केवल ATP का संश्लेषण होता है, न कि NADPH+ और H+ का। चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन तभी होता है जब उत्तेजना के लिए प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 680 नैनोमीटर से अधिक हो। रसोपरासरणी परिकल्पना यानी केमिओस्मोटिक हाइपोथेसिस। श्वसन की भांति ही प्रकाश संश्लेषण में भी ATP का संश्लेषण एक झिल्लिका के आर पार प्रोटॉन प्रवणता के कारण होती है। यहाँ पर झिल्लिकाएं थैलाकोइड की होती है। यहाँ पर एक अंतर यह है कि प्रोटॉन झिल्लिका के अंदर की ओर अर्थात अवकोशिका यानी लूमेन में संचित होता है। श्वसन में प्रोटॉन माइटोकॉन्ड्रिया के अंतरा झिल्ली अवकोशिका में संचित होता है,
जब इलेक्ट्रॉन EDF से गुजरते हैं। चूंकि जल का अणु का विघटन झिल्लिका के अंदर की तरफ होता है, अतः जल के विघटन से उत्पन्न हाइड्रोजन आयन तत्व अथवा प्रोटॉन थैलेकॉइड अवकाशिका यानी ल्यूमेन में संचित होता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम के माध्यम से गति करते हैं, प्रोटॉन झिल्लिका ग्राही जो कि झिल्लिका के बाहर की ओर स्थित होती है, यह अपने इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन वाहक को स्थानांतरित नहीं करता, बल्कि एक हाइड्रोजन वाहक को करता है। अतः इलेक्ट्रॉन प्रवाह के समय यह अणु स्ट्रोमा से एक प्रोटॉन को ले लेता है। जब यह अणु अपने इलेक्ट्रॉन को झिल्ली के भीतरी ओर स्थित इलेक्ट्रॉन वाहक को देता है, तब प्रोटॉन के अंदर की ओर अथवा झिल्ली के अवकोशिका की ओर मुक्त होता है। NADP रिडक्टेज एंजाइम झिल्ली के स्ट्रोमा की ओर होता है। PS1 के इलेक्ट्रॉन ग्राही से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ प्रोटॉन NADP+ और NADPH+ और H+ में अपचयित करने के लिए आवश्यक होता है। ये प्रोटॉन स्ट्रोमा पीठिका से ही आते हैं। अतः क्लोरोप्लास्ट में स्थित स्ट्रोमा में प्रोटॉन की संख्या घटती है, जबकि ल्यूमेन यानी अवकोशिका में प्रोटॉन में संचयन होता है। इस प्रकार ये थैलेकॉइड झिल्ली के आर पार एक प्रोटॉन प्रवणता उत्पन्न होती है और साथ ही साथ ल्यूमेन में pH भी कम करती है। प्रोटॉन प्रवणता इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रवणता टूटने पर ऊर्जा मुक्त होती है। यह प्रवणता इसलिए भंग होती है क्योंकि प्रोटॉन झिल्लिका में मौजूद ATPase के पारगमन वाहिका F0 यानी F0 के माध्यम से स्ट्रोमा में गतिशील होता है। इसमें एक F0 कहलाता है जो झिल्लिका में अंतः स्थापित होता है तथा एक पारगमन झिल्लिका चैनल की रचना करता है जो कि झिल्लिका के आर पार प्रोटॉन के विसरण को आगे बढ़ाता है। इसका दूसरा भाग F1 कहलाता है और थैलेकॉइड की बाहरी सतह जो स्ट्रोमा की ओर होते हैं, इस पर उद्धर के रूप में होता है। प्रवणता का भंजन पर्याप्त ऊर्जा प्रदान करता है, जिसके कारण ATPase का कण F1 में संरूपण परिवर्तन आता है, जिससे कि एंजाइम ऊर्जा से प्रचुर ATP का संश्लेषण कर सके। प्रसव परासरण यानी केमियोस्मोसिस के लिए एक झिल्लिका, एक प्रोटॉन पंप, एक प्रोटॉन प्रवणता तथा ATPase की आवश्यकता होती है। प्रोटॉन एक झिल्लिका के आर पार पंप करने के लिए ऊर्जा का उपयोग होता है ताकि थैलेकॉइड ल्यूमेन में एक प्रवणता अथवा प्रोटॉन की उच्च सांद्रता पैदा हो सके। ATPase के पास एक चैनल अथवा नलिका होती है जो झिल्लिका के आर पार प्रोटॉन को विसरण का अवसर देती है। यह ATPase एंजाइम को सक्रिय करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा छोड़ता है जो ATP संश्लेषण को उत्प्रेरित करता है। इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता से उत्पादित NADPH के साथ ATP भी स्ट्रोमा में संपन्न होने वाले जैव संश्लेषण में तुरंत उपयोग कर लिए जाएंगे, जो कार्बन डाइऑक्साइड के सेकरक एवं शर्करा के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। इस वीडियो में हमने सीखा प्रकाश संश्लेषण में कितने वर्णक भाग लेते हैं, प्रकाश अभिक्रिया क्या है और इलेक्ट्रॉन परिवहन। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे ATP तथा NADPH कहाँ उपयोग होते हैं और C4 पथ। धन्यवाद।